पेपर पैटर्न। फर्स्ट ईयर फिजिक्स और सेकंड ईयर फिजिक्स दे शेयर द सेम पेपर पैटर्न। क्या पेपर पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इनकी मार्किंग्स और साथ में इनकी टाइम मैनेजमेंट। मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन के साथ साथ हम इसकी टाइम मैनेजमेंट भी देखते हैं कि क्वेश्चंस कौन से पार्ट्स कितने टाइम में होने चाहिए। ये आइडिया अगर हमें हो जाए तो पेपर सॉल्व करने में इट गिव्स अ ग्रेट हेल्प। सो लेट अस स्टार्ट विद द पेपर पैटर्न। हमारे इस फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के फिजिक्स में 3 सेक्शंस पूछे जाते हैं। सेक्शन ए जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी कि एमसीक्यूज का होता है, सेक्शन बी जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का होता है, और सेक्शन सी जो कि डिस्क्रिप्टिव या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का होता है। हमारा टोटल 3 घंटे का 3 आवर्स यानी कि 180 मिनट्स का पेपर होता है। मिनट्स में डिस्ट्रीब्यूशन में इसलिए बता रहा हूँ ताकि हमें आगे जाके हर पार्ट को टाइम इन मिनट्स में मेंशन करने में जरा आसानी हो जाए। 85 मार्क्स का हमारे थ्योरी का पेपर होता है, दोनों फर्स्ट ईयर का 85, सेकंड ईयर का 85 और 15 मार्क्स का हमारा प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, 15 मार्क्स प्रैक्टिकल के फर्स्ट ईयर में, 15 मार्क्स प्रैक्टिकल के सेकंड ईयर में। तो इस तरह से हमारा 100 मार्क्स का पेपर फर्स्ट ईयर का, 100 मार्क्स का पेपर हमारा सेकंड ईयर फिजिक्स का बनता है। एमसीक्यूज टोटल 17 एमसीक्यूज हमें दिए जाते हैं और उन 17 में से सारे ही एमसीक्यूज हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। वी हैव नो चॉइस है। और ये एमसीक्यूज करने के लिए हमें 20 मिनट्स मिलते हैं। आपको पहले ऑब्जेक्टिव्स का या एमसीक्यूज का पेपर दिया जाता है और 20 मिनट्स के बाद वो पेपर आपसे वापस ले लिया जाएगा। देन यू विल बी हैंडेड ओवर द सब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव के एमसीक्यूज के पेपर में जो इंपॉर्टेंट बात है वो है द टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज दैट आर बीइंग आस्क्ड इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में 3 तरह के एमसीक्यूज बनते हैं। कुछ एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो लर्निंग बेस्ड होते हैं, इनकी तादाद बहुत कम होती है फर्स्ट ईयर लेवल के अंदर या सेकंड ईयर में। सो दीज आर लर्निंग बेस्ड एमसीक्यूज वी सेल्डमली फाइंड। एक या 2 एमसीक्यूज ऐसे हो जाएंगे जो कि आपके लर्निंग टेस्ट रहेंगे। मिसाल के तौर पे ये वो एमसीक्यूज होते हैं जिसमें आपके लर्निंग स्किल्स, कुछ बातें ऐसी होती हैं फिजिक्स में जो कि हम कोर्स वर्क के दौरान याद कर लेते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपसे पूछा जाए द डायमेंशन ऑफ फोर्स इज, तो फोर्स की डायमेंशन आप बता देंगे mLT-2। ये फोर्स की डायमेंशन बनती है। तो ये चीज ऐसी है जो आपको याद होगी, या इसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज ऐसे बनते हैं कि जो हमें याद होते हैं। तो ऐसे एमसीक्यूज को हम कहते हैं, या ऐसे एमसीक्यूज को हम लर्निंग बेस्ड एमसीक्यूज की कैटेगरी में डाल देते हैं। दूसरे एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जिनको हम कहते हैं कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज, यानी कि जिसमें हमारी लर्निंग नहीं, हमारी अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है कि फिजिक्स के पर्टिकुलर टॉपिक्स जिससे भी पूछा जा रहा है एमसीक्यू, उस टॉपिक के मुताबिक आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, आपके कंसेप्ट्स कैसे हैं, अच्छे कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, आप थिंकिंग प्रोसेस को राइट वे में एग्जीक्यूट करके आप सही आंसर लेके आ सकते हैं कि नहीं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे एक बहुत ही बुनियादी से एग्जांपल, ऐसा फर्स्ट ईयर में नहीं पूछा जाता, मैं सिर्फ एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि आपको एमसीक्यू कहा जाए कि भाई ठीक है, एक बच्चा है जो बॉल को थ्रो करता है ऊपर की तरफ। अ बॉय थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अप इन द एयर, which form of energy is being converted into the other। ठीक है, तो एक बच्चा जब बॉल को थ्रो करता है ऊपर की तरफ, तो हम जानते हैं कि there are 2 forms of energies associated with it, एक काइनेटिक और एक पोटेंशियल कहलाती है। जब वो बच्चा बॉल को थ्रो कर रहा है तो आपने इनिशियली उसको फोर्स दी, उस वर्क के जरिए सबसे पहले उसके पास वेलोसिटी मोशन यानी कि काइनेटिक एनर्जी बनेगी। उस मोशन या वेलोसिटी को इस्तेमाल करते हुए अपनी हाइट अटेन कर रहा है। ठीक है, एल्टीट्यूड अचीव कर रहा है। तो उस वेलोसिटी यानी कि काइनेटिक एनर्जी को इस्तेमाल करके वो हाइट यानी कि पोटेंशियल एनर्जी को अपनी इंक्रीज करता है। तो वी सी अ लॉस इन काइनेटिक बट अ गेन इन पोटेंशियल एनर्जी एज द बॉल राइजेस अप इन द एयर। एंड लाइकवाइज इसका वाइस वर्सा केस बनेगा, इफ द सेम बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, तो हाइट से ड्रॉप करने का मतलब ये है कि इट इनिशियली possesses potential energy, और as it moves down it loses its potential energy, and that potential energy यानी कि loss of height is being converted या utilized in increasing the velocity of the body, thus increasing the kinetic energy। तो ये कंसेप्ट हैं जो हमारे क्लियर होने चाहिए हैं कि किस फॉर्म ऑफ एनर्जी से एक पर्टिकुलर प्रोसेस में एनर्जी कौन सी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। सो दीज काइंड्स ऑफ एमसीक्यूज आर कैटेगराइज्ड एज कंसेप्ट बेस्ड एमसीक्यूज। ठीक है, जिसमें हमारी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हमारी टेस्ट होती है।
इन दोनों तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए हमें ज्यादा वक्त दरकार नहीं होता, इसलिए क्योंकि ये आपको याद होते हैं, ठीक है, याद होंगे तो आपको इन एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए या लिखने के लिए, पेपर में सॉल्व तो करना नहीं, लिखना ही है, तो लिखने के लिए 15 to 20 सेकंड्स आपको रिक्वायर होंगे। यही इसमें भी है, 15 to 20 सेकंड्स आपको दरकार होगा बिकॉज यू ऑलरेडी नो इट, ठीक है। तो अगर टाइम के हवाले से मैं बात करूं, 17 MCQs आर रिक्वायर्ड टू बी सॉल्व्ड इन 20 मिनट्स। तो 1 मिनट से कुछ ऊपर 10 सेकंड 15 सेकंड कुछ ऊपर का टाइम हमें एक MCQ के लिए मिलता है। तो अगर हम चलो 1 मिनट 10 सेकंड भी लगाएं, 70 सेकंड्स भी अगर लगाएं, तो ये 10 to 20 सेकंड्स के अंदर ये MCQs हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 70 में से 20 निकालिए, 50 सेकंड्स अभी भी आपके पास बच रहे हैं। ये 50 सेकंड्स जो इस तरह के MCQs में हमारे पास बच रहे होते हैं, ये न्यूमेरिकल बेस्ड जो थर्ड टाइप ऑफ MCQ हमें पेपर में दिया जाता है, उनको सॉल्व करने में हमारे लिए यूजफुल साबित होते हैं, ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाते हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल है तो उसका मतलब आप सवाल को पढ़ेंगे भी, आप इसका रफ में ही सही लेकिन आप इसका डाटा भी बनाएंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, आप इसके साथ वैल्यूज पुट करेंगे, आप इसको कैलकुलेट करेंगे, यू विल नीड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम दैट। 1-1.25 मिनट तो इसका अपना है, लेकिन बात अगर न्यूमेरिकल थोड़ा सा बड़ा है या जरा सा ट्रिकी है, आप फर्स्ट गो में उसको नहीं कैच कर पा रहे हैं, तो ये जो टाइम आपके 40-50 सेकंड एक MCQ से यहाँ पे बचे हैं, वो इनके साथ मिल जाते हैं एंड यू गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टाइम टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ MCQs आल्सो, ठीक है। जनरली 20 मिनट्स आर मोर देन इनफ टू सॉल्व MCQ सेक्शन A. Generally majority of the students they are able to complete their MCQ section well within the time or at least within the time. तो टाइम मैनेजमेंट इसकी कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो आप समझिए कि 1 मिनट 10 सेकंड 1 मिनट 15 सेकंड रफली हर MCQ को सॉल्व करने का हमारे पास टाइम है। कुछ MCQ जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, कुछ देर से सॉल्व हो जाते हैं। जो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे उनका टाइम दूसरे तरह के MCQs के साथ मिलकर हमें उनको सॉल्व करने का अप्रोप्रिएट टाइम मिल जाता है। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इस शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में हमसे 3 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। इसमें कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं। थ्योरी के क्वेश्चंस में हमसे कुछ रीजंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, या कुछ शॉर्ट डेरिवेशंस पूछी जा सकती हैं। ये दोनों थ्योरी के अंदर आते हैं, या तो शॉर्ट डेरिवेशंस हो जाती हैं या कुछ साइंटिफिक रीजंस हो जाते हैं। और इनके साथ साथ सेक्शन बी में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो टोटल इस सेक्शन में हमारे पास 14 क्वेश्चंस हमें मिलते हैं, जिसमें से हमें 10 सॉल्व करने होते हैं, ठीक है। और उन 10 में हमारे पास कुछ शॉर्ट डेरिवेशंस भी होती हैं, कुछ साइंटिफिक रीजंस भी होते हैं। 4 मार्क्स का एक पार्ट होता है, तो 10 पार्ट हमारे 40 मार्क्स से बन जाते हैं, ठीक है। इसके टाइम को मैं अभी डिस्कस नहीं करता, सो आई विल डिस्कस इट इन अ व्हाइल। हम फिलहाल ये देख लेते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में कितने तरह के सवाल आते हैं। तो हमने कहा शॉर्ट डेरिवेशंस आती हैं, कुछ साइंटिफिक रीजंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं। साइंटिफिक रीजन भी 2 तरह के होते हैं। कुछ साइंटिफिक रीजंस ऐसे हैं जो प्योरली थ्योरेटिकल होते हैं, यानी कि जिसमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही होती है, आपको उसको एक्सप्लेन करना होता है खाली ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी, ठीक है। और कुछ साइंटिफिक रीजंस ऐसे होते हैं जिनमें एक्सप्लेनेशन मैथमेटिकल फॉर्मूलों की मदद से या मैथमेटिकल फॉर्मूलों की असिस्टेंस से दी जाती है। तो एक टिप इसमें ये होती है कि वो साइंटिफिक रीजंस अटेम्प्ट कीजिए जिन साइंटिफिक रीजंस में जो एक्सप्लेनेशन है वो ऑन बिहाफ ऑफ द मैथमेटिकल फॉर्मूला हो। मिसाल के तौर पे, कैन 2 बॉडीज ऑफ डिफरेंट मासेस हैव सेम एक्सेलरेशन व्हाइल मूविंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन। एक इंक्लाइन प्लेन से 2 बॉडीज मूव कर रही हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि उसी इंक्लाइन प्लेन से 2 डिफरेंट मास रखने वाली बॉडीज तो हों लेकिन सेम एक्सेलरेशन से नीचे आ रही हो? तो ये जो एक्सप्लेनेशन है, दिस एक्सप्लेनेशन इज ऑन बिहाफ ऑफ द मैथमेटिकल फॉर्मूला, जो कि एक्सेलरेशन का होता है इंक्लाइन प्लेन पे A = g sin थीटा माइनस F/m, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द बॉडी, या A = g sin थीटा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्लेनेशन इन सपोर्ट ऑफ मैथमेटिकल फॉर्मूला है। ऐसे साइंटिफिक रीजन जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो उसमें नंबर कटने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, इसलिए कि जो भी एक्सप्लेनेशन आप दे रहे हैं आप अपनी तरफ से नहीं दे रहे, आप दे रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द मैथमेटिकल इक्वेशन जो उसमें आप स्टेट कर रहे हैं। इसमें नंबर हमारे कम कटते हैं, लेकिन वो MCQs या वो बार बार मैं MCQ कह रहा हूँ,
वो साइंटिफिक रीजन जो कि सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन पे बेस्ड होते हैं, नो मैथमेटिकल फॉर्मूला एज सच, उसमें हमारे नंबर डिटेक्ट होने के पूरे चांसेस होते हैं, बिकॉज वी मे नॉट बी एबल टू यूज द एप्रोप्रिएट टर्म्स एंड फॉर्मूले, एप्रोप्रिएट टर्म्स एंड वर्ड्स जो कि एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है। ठीक है, और फिर न्यूमेरिकल्स इसमें आते हैं। न्यूमेरिकल्स किसी भी चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। एज वी ऑल नो, न्यूमेरिकल में कभी कोई चीज कोई न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट नहीं होता। हमें सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करना आने चाहिए हैं और उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होनी चाहिए कि उस न्यूमेरिकल में हमें फंसने का या टाइम जाया होने का कोई चांस नहीं। तीसरा और आखिरी सेक्शन इस पेपर का हमारे इंटर फिजिक्स के, वो है सेक्शन नंबर सी, विच कंप्राइजेस ऑफ द डिस्क्रिप्टिव पोर्शन, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का सेक्शन होता है ये। इसमें हमें 2 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं 3 में से, और हर सवाल के 2 पार्ट्स होते हैं। तो अगर क्वेश्चन नंबर 3 है फॉर एग्जांपल, तो 3A 3B, 4A 4B, 5A 5B, और जाहिर आपको पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। ये सवाल अटेम्प्ट करने के लिए, ये सेक्शन अटेम्प्ट करने के लिए हमें 60 मिनट दरकार होते हैं। ठीक है, तो 180 मिनट्स टोटल जो पेपर हमारा था, उस 180 मिनट्स में से 20 मिनट्स आप माइनस करा दीजिए, तो 20 मिनट माइनस कराने के मतलब नाउ वी आर लेफ्ट विद 160 मिनट्स। 160 मिनट्स में से हम 60 मिनट्स ये माइनस कराते हैं सेक्शन सी के, तो वी आर लेफ्ट विद 100 मिनट्स। 100 मिनट बचे हमारे पास जिसमें हमें सेक्शन बी करना होगा। ठीक है, 10 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं 100 मिनट में, सो वी टेक 9 मिनट्स पर पार्ट, यानी कि 90 मिनट्स, और 10 मिनट्स हम उसमें स्पेयर कर लेते हैं अपने मुख्तलिफ कामों के लिए। पेपर रीचेक करना, जो कि बहुत जरूरी होता है पेपर रीचेकिंग के लिए, उसमें मिसलेनियस वर्क भी, थ्रेड मिल रहा है, आप थ्रेड कर रहे हैं, कॉपी पे नाम लिख रहे हैं, ये सब चीजें। ठीक है, पेपर को रीड कर रहे हैं, वो भी तो टाइम पेपर के 3 घंटों में से इस्तेमाल हो रहा होता है। फिर आप रीड करते हैं, फिर मार्क करते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो ये सब हम इसी में से डिडक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 90 मिनट्स हमें सेक्शन बी के लिए रिक्वायर होते हैं, और 90 मिनट्स का मतलब 9 मिनट्स हर पार्ट के लिए। सेक्शन सी 60 मिनट्स में 2 सवाल, तो 30 मिनट में एक क्वेश्चन हमें मुकम्मल करना है। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, तो 15 मिनट्स एक पार्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास टाइम होता है, चाहे वो कितनी लेंथी, कितनी शॉर्ट डेरिवेशन क्यों ना हो। आप अंदाजा लगाइए, यू मस्ट नॉट एक्सीड 15 मिनट्स टाइम टू सॉल्व एनी पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, एक टिप उसमें ये होती है कि अगर किसी पार्ट को सॉल्व करने में आपको, सपोज चाहे सेक्शन बी का हम ले लें, 9 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं, डोंट एक्सीड, उसको वहीं छोड़ दीजिए। ठीक है, 9 मिनट हो गए पूरे, आपका क्वेश्चन मुकम्मल नहीं हुआ, तो आप उसको वहीं छोड़ दीजिए और दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। इसलिए क्योंकि उस पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप जितने मिनट्स एक्स्ट्रा लगाएंगे, वो मिसाल के तौर पर 12 मिनट में आपने कंप्लीट किया, ड्यू टाइम तो उसका 9 मिनट्स था, तो आपने 3 मिनट एक्स्ट्रा लिया। 3 मिनट एक्स्ट्रा जो आपने लिए वो कहाँ से लिए? वो दूसरा जो सवाल आपको उसके बाद अटेम्प्ट करना था, उसके 9 मिनट में से 3 मिनट आपने माइनस कर दिए। तो अब दूसरे सवाल को अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास 6 मिनट होंगे। 6 मिनट में पता नहीं वो सवाल सॉल्व हो सके या ना हो सके, तो ये रिस्क भी आ जाता है। और फिर उसको कंप्लीट करने के लिए अगर ज्यादा टाइम लगे तो उससे नीचे वाला पार्ट, उसको कंप्लीट करने में टाइम अगर ज्यादा लगे तो फिर तो ये चीज आपकी एक दफा एक सवाल में आपने गलती कर दी, तो ये इसका इम्पैक्ट पूरे पेपर के तमाम क्वेश्चंस तक टिल द बॉटम जाता चला जाएगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि अगर 9 मिनट आपके मुकम्मल हो गए और आपका वो पार्ट कंप्लीट नहीं हुआ, लीव इट राइट देयर। अब बाकी पेपर मुकम्मल करें, उसमें टाइम बचे तो सवाल को कंप्लीट कर लीजिएगा, नहीं बचे तो ठीक है। उस एक पार्ट को मुकम्मल करने की खातिर बाकी पूरे पेपर को हम रिस्क नहीं कर सकते। ठीक है, इसी तरीके से सेक्शन बी में भी आप देख लीजिए कि किसी एक पार्ट को अगर आप सॉल्व करें और उस पर ड्यू टाइम फॉलो हो गया, सो लीव इट राइट देयर, ट्राई टू कंप्लीट द रिमेनिंग पेपर। और उसमें से जब आपको पेपर कंप्लीट करने के बाद इफ यू गेट सम टाइम इन स्पेयर, तो फिर उसमें से आप उस पार्ट को जो रह गया था आपका इनिशियली उसको मुकम्मल कर लीजिए। बट लीव दैट क्वेश्चन राइट देयर बिकॉज वी मस्ट नॉट रिस्क द अदर पार्ट्स, वी मस्ट नॉट रिस्क द रिमेनिंग पेपर। ठीक है, एक टिप पेपर को कंप्लीट करने के लिए या पेपर को सॉल्व करने के लिए, there is no hard and fast rule as such कि you have to attempt section B first and then section C, no rule as such। जो सेक्शन आपको ज्यादा अच्छा आता है, जिस सेक्शन की प्रिपरेशन आपकी ज्यादा अच्छी है, उसी से शुरुआत कीजिए, चाहे वो सेक्शन C हो या चाहे वो सेक्शन B हो।
आपको सेक्शन सी ज्यादा अच्छा आता है, जो कि बच्चों का ज्यादातर अच्छा होता है, इसलिए क्योंकि सेक्शन सी इज वेरी प्रेडिक्टेबल। लॉन्ग डेरिवेशंस हैं हमारे पेपर में, बहुत ही सेलेक्टेड सी ऐसी लॉन्ग डेरिवेशंस हैं, तो हमें पता है कि उन्हीं 8-10 डेरिवेशंस में से, उन्हीं कुछ डेरिवेशंस में से सेक्शन सी में भी डेरिवेशंस आएंगे। सो इट्स वेरी प्रेडिक्टेबल सेक्शन सी, और इसको हर बच्चा प्रिपेयर अच्छा कर लेता है, और सेक्शन सी में हर बच्चे के नंबर अच्छे ही आते हैं। ज्यादातर बच्चे गड़बड़ काम करते हैं या लूज काम करते हैं सेक्शन बी में करते हैं, और सेक्शन बी में भी 2 जगहों पे लूज करते हैं। एक न्यूमेरिकल में, ऑफ कोर्स मेजॉरिटी के लिए इशू रहता है हमेशा न्यूमेरिकल, और दूसरे साइंटिफिक रीजंस में दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो रीजन क्या है, और अगर वो अंडरस्टैंड कर भी जाए तो दे आर नॉट एबल टू आंसर इट द वे एग्जामिनर वांट्स देम टू आंसर। ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है तो दे डोंट यूज इट, मैथमेटिकल फॉर्मूला उसमें वो नहीं लिखते, तो उसमें फिर उनके नंबर कटते हैं। So they mostly lose their marks in section B and section A. MCQs भी, क्योंकि कुछ tricky MCQs भी होते हैं, सारे concept based MCQs हैं, they are seldomly ये कभी tricky भी होते हैं। So you have to have a sound and profound understanding of all the topics ideally जो कि आप पढ़ रहे हैं, ताकि किसी भी किस्म के MCQ में आप डरे नहीं या आप नंबर लूज ना करें। यू मस्ट बी वेरी कॉन्फिडेंट कि मुझे आता है, और ये सारे MCQs जो मैंने अटेम्प्ट किए हैं दे आर राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, लास्टली बट नॉट द लीस्ट, पेपर सॉल्व करने के लिए आई ऑलवेज से टू माय स्टूडेंट्स देयर आर 2 वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। नंबर 1, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन आपकी अच्छी नहीं होती तो आप पेपर सॉल्व भी क्या करेंगे? एब्सोल्युटली, इसमें कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है जो हमें समझानी पड़े या हमें समझ में ना आए। प्रिपरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट प्रिपेयर तो बहुत सारे बच्चे करते हैं और अच्छा प्रिपेयर करते हैं, लेकिन नंबर हर किसी के अच्छे नहीं आते। तो प्रिपरेशन अच्छी होने के बावजूद नंबर अच्छे लाना डिपेंड करता है, इन माय पर्सनल ओपिनियन, an aspect more important than preparation is presentation. If you are able to present your paper well, एग्जामिनर को आपका पेपर साफ सुथरा अच्छा लगेगा, वेल प्रेजेंटेड लगेगा, तो बिलीव मी you will have a better chance of scoring marks. ये मेरा भी जाती तजर्बा रहा। अच्छी प्रिपरेशन के साथ अगर प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो आपको नंबर मिलने के या ज़्यादा नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक है, बट इफ़ योर प्रेजेंटेशन इज़ नॉट अप टू द मार्क, स्टैंडर्ड प्रेजेंटेशन नहीं है, तो प्रिपरेशन अच्छी होने के साथ साथ चांस है कि आपके अच्छी प्रिपरेशन के हिसाब से अच्छे नंबर आ जाएंगे, और थोड़ा सा चांस ये भी है कि प्रिपरेशन अच्छे होने के बावजूद आपके नंबर अच्छे नहीं आएंगे, ऐसे भी चांस है। ठीक है, एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला मैंने इंट्रोड्यूस किया, वो ये कि अच्छी प्रेजेंटेशन का मतलब ये है कि आप एग्जामिनर को कितनी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं आपका पेपर जज करने के लिए। ठीक है, सारे साल की मेहनत आपके आखिरी के 3 घंटों में लाई करती है, उस 3 घंटे में आपकी मेहनत चंद मिनटों में एग्जामिनर एवेल्युएट करता है। तो आप जितनी आसानी और जितनी ईज एग्जामिनर को पेपर चेक करने में प्रोवाइड करेंगे, उतनी ही आसानी आपको नंबर हासिल करने में भी होगी। ये मेरा जाती तजर्बा रहा है, या ये मेरा एक कंक्लूजन समझे कि मैंने ड्राइव किया। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और प्रेजेंटेशन अच्छी होने के लिए एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हमारी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। एब्सोल्युटली नॉट, जरूरी नहीं है। राइटिंग अच्छी है सो इट्स अ प्लस, और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि राइटिंग अच्छी है, इसलिए हर किसी की राइटिंग अच्छी नहीं होती। तो प्रेजेंटेशन अच्छे होने के लिए राइटिंग अच्छा होना कतई जरूरी नहीं है। प्रेजेंटेशन अच्छी होने के लिए आपके काम का नीट एंड टाइट होना जरूरी है। साफ सुथरा काम कीजिए। ठीक है, मार्कर्स इस्तेमाल कीजिए, ब्लू ब्लैक मार्कर अलाउ होते हैं। ठीक है, ब्लू ब्लैक पॉइंटर्स कह लीजिए या फाउंटेन पेन अलाउ होते हैं, बस इसके अलावा कोई तीसरी चीज यू आर नॉट अलाउड टू यूज इन योर पेपर अदर देन पेंसिल स्केल फॉर ड्राइंग ऑब्वियसली। ठीक है, या रबर के लिए। तो इनका कॉम्बिनेशन है। अब वो कॉम्बिनेशन आपको कैसा सूटेबल है, आपकी अपनी प्रैक्टिस होती है, हर बच्चे का अपना एक कॉम्बिनेशन का होता है माइंड, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं उसको। बट मेक श्योर योर पेपर लुक्स नीट एंड टाइडी। नीट एंड टाइडी पेपर होगा, साफ सुथरा पेपर होगा, अपने आप अच्छा प्रेजेंटेड रहेगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, जिसमें हम शुरू करेंगे अपने
प्रॉपर फिजिक्स के कोर्स के साथ, चैप्टर नंबर 1 के साथ और चैप्टर नंबर 11 हीट के साथ सेकंड वाले के लिए। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम, बादब बाय से।